हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके सामने लाए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9 के 2021 में जो आपका पेपर हुआ था उसके जो इंग्लिश सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को। ठीक है ना। तो आपको पता है कि किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। ठीक है, अब आपको पता है पेपर होने वाला, तो इसलिए हमने ये करा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जितने भी क्या प्रीवियस पेपर हुए हैं आपके, उन सब में जो आपका इंग्लिश सेक्शन होता है उसकी मैं आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो क्लास 9 का पेपर होता है, जो 2021 में पेपर हुआ था आपका एंट्रेंस एग्जाम, उसकी मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इससे पहले हम आपके 2024 की और 2023 की 2022 की हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज 2021 है, तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे उस मिल जाएगी आपको हमारी। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर उसे क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिलेटेड कोई आपको 2027 के लिए करना है, बैच परचेज करना है, तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है। आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, भले ही मिनिमल कॉस्ट पर रखा गया है। तो आगे चलते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका ये पैराग्राफ आता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ पर आपको पैराग्राफ पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आपके 3 या 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो ये क्वेश्चंस को सोल्व करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है कि पहले आप क्या करिए भाई, पहले क्वेश्चन से लिखिए कि आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा है। यानी ये पूछा किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स इज, यानी ये जो लिखा है किंगडम ऑफ बुक्स का क्या है भाई, इतना वास्ट है, यानी इतना बड़ा है जितना कि यूनिवर्स है। तो यानी इसमें पूछा है आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है कौन सी है भाई। तो इसमें लिखा होने होगा तो मैं आपको बता दूं, फिर भी लिख कर रहे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं। ठीक है, यानी इसमें तो पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप पढ़कर वैसे बता दो कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी वो पैराग्राफ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। आगे वाला देखते हैं, क्योंकि ये आपको पता लगेगा ना, इससे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे एक पेज पर, क्या कर लेना आप उनके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपका सेकंड में क्या पूछा है, थर्ड में क्या पूछा है और फोर्थ में क्या पूछा है। उससे क्या होगा, जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे और आपको मीनिंग मिलता हुआ लगेगा, तो आपको लगेगा यार ये मीनिंग कौन से क्वेश्चन ने पूछा है, तो आप क्वेश्चन देखोगे और आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये पूछा है और इसका आंसर ये होगा भाई। तो सेकंड वाला देखते हैं, बुक्स आर यूजफुल, यानी क्या पूछा, बुक्स का यूज पूछा है भाई। तो सेकंड वाले में क्या पूछा है भाई, आपको वही लिख देता हूँ मैं, बुक का यूज पूछा है, जिससे कि आपको याद रह जाए भाई। ठीक है ना, बुक का यूज यहाँ लिख देता हूँ भाई। फर्स्ट सेकंड वाले में जो पूछा है वो आपका बुक का यूज पूछा है, बुक का यूज। ठीक है, ऐसा आप लिख लेंगे। थर्ड वाले फर्स्ट वाले में तो आपको ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, वो आपको आसानी से हो जाएगा। सेकंड वाले में पूछा है, थर्ड वाले में क्या पूछा है, बुक्स आर रिटन इन द लैंग्वेज, यानी बुक्स की रिटर्न लैंग्वेज है पूछी है। यानी आपका पूछा थर्ड वाले में बुक्स रिटर्न, आपको लगेगा बहुत टाइम लगेगा, इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, बुक्स रिटर्न लैंग्वेज। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको, जैसे आप पैराग्राफ क्वेश्चन लिखते जाओगे ना, फिर आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको आंसर हैंड टू हैंड मिलते चले जाएंगे। फिर आपको पूछा है बुक्स आर टेस्टफुली, यानी बुक्स का टेस्टफुली पूछा है आपका। ठीक है, तो फोर्थ वाले में क्या पूछा, बुक्स टेस्टफुली पूछा है, बुक्स टेस्टफुली। ठीक है, आपके फोर्थ वाले में पूछा है। और फिफ्थ वाले में तो डेप्थ पूछा है। अगर आपको डेप्थ का मीनिंग पता होगा तो आप इसका बता पाओगे, यानी 5 क्वेश्चन है आप कर पाओगे। आपको लगेगा टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं लगेगा, इससे आप क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सोल्व कर पाएंगे और कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन याद नहीं, पहले वाले में बुक यूज पूछा है, फिर रिटर्न पूछा है, फिर आपका बुक टेस्टफुल पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे, आपको मैं हिंदी मीनिंग भी बताता हुआ चलूंगा। इसमें बोला द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, यानी बुक्स का जो किंगडम है, यानी साम्राज्य है, इतना बड़ा है जितना कि हमारा यूनिवर्स है। फॉर देयर इज नो कॉर्नर ऑफ इट विच दे लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, यानी इसका कोई भी कॉर्नर ऐसे नहीं रह गया है जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, अनएक्सप्लोर्ड नहीं किया गया हो। तो देयर इज नो डर, यानी कोई भी कमी नहीं है वो बुक्स की। तो डेप्थ का मतलब होता है आपका कमी। ठीक है, अभी बताता हूँ भाई आपका, जो फिफ्थ वाला पूछा था ना, तो उसका डेप्थ का मतलब होता है कमी, वो तो मैंने बताया था आपको। सिनोनिम्स याद होगा इसका तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा अगर आप इसका क्या सॉरी, आप इसका कमी नहीं, मीनिंगलेस सेंटेंस पढ़ के भी आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इसने बोला है देयर इज नो डेप्थ ऑफ द बुक्स ऑन एनी टॉपिक, यानी बुक्स की क्या है, कमी नहीं है किसी भी टॉपिक पर, बट इट एज सिंपल एज द कंपोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट,
बट ये इतना सिंपल है जितना कि आपका सोडियम नाइट्रेट है। इंस्टिक एट द मशीनिज्म ऑफ स्पेस क्राफ्ट रॉकेटिंग टुवर्ड्स द मार्स। यानी आपका मैकेनिज्म कितना आसान है, जैसे आपका स्पेस किसे भेजता है, रॉकेट को कहाँ भेजता है, आपका मार्स की तरफ भेजता है। तो वी मेक यूज ऑफ बुक्स फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल आइडियाज। तो हम बुक्स का जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, बुक्स का यूज जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं भाई, यूजफुल आइडियाज के लिए करते हैं। तो अब आपने देखा होगा बुक्स का यूजफुल पूछा होगा आपका शायद कोई से क्वेश्चन में। ये सेकंड वाले में क्या पूछा है भाई, आपका बुक का यूज पूछा था भाई। देखो मैंने तो नहीं करा, लेकिन मुझे पता लग गया कि बुक्स का यूज पूछा था। तो हम बुक्स का यूज कैसे करते हैं भाई, आपका यूजफुल आइडियाज के लिए करते हैं। अब आप क्वेश्चन देख लो, चाहे सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। तो अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, गेनिंग लैंग्वेज या लर्निंग न्यू थिंग्स या आपका गेनिंग यूजफुल आइडियाज। तो आपको पता लग जाएगा यूजफुल आइडियाज हो जाएगा इसका सेकंड वाला। तो बुक्स आर यूज फॉर गेनिंग यूजफुल आइडियाज, वही लिखा हुआ है। आपने देखा, आप पढ़ते ही चले गए लेकिन आपको पता लग गया, ये ना, बुक्स मेक यूजफुल आइडियाज। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर पॉपुलराइजिंग द फ्रूट्स ऑफ आवर रिसर्च ऑन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज एंड फॉर स्प्रेडिंग आउट। यानी जितना हम नॉलेज को फैलाएंगे उतना ही इसका फ्रूट क्या भाई, फैलेगा भाई। इसने बोला प्रोग्रेसिव यूज ऑन मैटर्स विच आर ऑफ विटल कंसर्न टू आवर फेलो बीइंग। विटल का मतलब होता है आपका भाई इंपॉर्टेंट। In fact, no single product of human labor has been as helpful to the advancement of the civilization of the book। यानी कोई भी इतना सिंगल प्रोडक्ट क्या है भाई आपका हेल्पफुल नहीं है जितना कि आपकी बुक्स है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। विच आर रिटन इन ऑल लैंग्वेजेस। अब आपने देखा होगा लैंग्वेजेस आएगा था, जो किसमें लिखी हुई है, जो आपकी बुक्स जो है वो आपकी किसमें लिखी है, रिटन इन ऑल लैंग्वेजेस। यानी किस लैंग्वेज में लिखी हुई, आपकी ऑल लैंग्वेजेस में लिखी हुई। तो यानी मुझे रिटर्न से रिलेटेड भी कुछ था वो। ये रहा रिटर्न से रिलेटेड कौन सा था भाई, थर्ड वाले में था। तो थर्ड वाले में आप देखो क्या लिखा हुआ है, द बुक्स आर यूज फॉर किसके, ये तो हो गया हमारा सेकंड वाला है, सॉरी थर्ड वाला ही आ जाएगा। तो बुक्स आर रिटन इन भाई सम ऑफ नेलिंग में आता है भाई, कुछ नॉलेज है, मोस्ट ऑफ ऑल, ये आपका डी वाला आ जाएगा, ऑल लैंग्वेज। यानी बुक्स को जो है किस में लिखा गया है भाई, ऑल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है वर्ल्ड में। तो ऑल आएगा भाई, आप यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं इसमें, ये ना, ये लिखा विच आर रिटन इन ऑल लैंग्वेजेस। तो ऑल लैंग्वेजेस आएगा। आगे देखते हैं। ऑफ द वर्ल्ड एंड विच आर डेकोरेटिवली प्लेस इन बुक्स शेल्फ इन ओम होम। यानी हम इन्हें कहा रखते हैं, प्लेस को हम बुक शेल्फ में रखते हैं अपने घर पर। एंड टेस्टफुली डिस्प्लेड इन बुक स्टोर। अब आपने देखा टेस्टफुली आया था, टेस्टफुल पूछा था, एंड टेस्टफुली डिस्प्लेड इन बुक स्टोर एंड लाइब्रेरीज। और इसका टेस्टफुल डिस्प्ले जो हम कहाँ रखते हैं भाई, बुक्स को आप स्टोर्स एंड लाइब्रेरीज में रखते हैं। बुक्स स्टोर में और लाइब्रेरी में क्या था, इसका टेस्ट आता है। तो टेस्टफुल भी था भाई आपका। तो टेस्टफुल कौन सा था आपका, बुक का टेस्टफुल से रिलेटेड फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आपका आ जाएगा ये रहा। तो बुक्स आर टेस्टफुल डिस्प्लेड इन द किसमें आएगा, होम। तो ये आ जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, बुक्स स्टोर्स एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, आप देख लो चाहे, जी हाँ, ये लिखा ना टेस्टफुल किसमें था आपका, डिस्प्ले इन द बुक एंड द स्टोर लाइब्रेरी। तो अब आपने देखा, आपको ये चीज क्या हो गई आपकी, आपने सारी चीजें क्या कर ली, बेसिक क्वेश्चंस की सोल्व कर ली है। तो मैंने क्या बताया आपको, पैराग्राफ जब भी पढ़ो तो ऐसे पॉइंट बनाकर, कैसे भाई, ऐसे पॉइंट बनाकर क्वेश्चन से लिख लिया करो कि हमारे से सेकंड वाले क्वेश्चन में ये पूछा है, फर्स्ट वाले में पूछा है, थर्ड वाले में ये पूछा है। तो उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन के आंसर लगाते चले जाओगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। तो सॉरी, तबीयत खराब है। फिर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम पास आने वाले, ओ आपका एग्जाम पास में ही है, तो मैं कह रहा हूँ आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ उतनी करवा सकूंगा। तो अब मेरी पार्ट ऑफ स्पीच बोला है। तो अब आप बताइए, अब आप किंगडम ऑफ बुक्स की क्या करो, कंपेरिजन समानता ही तो बता रहे हो किससे, यूनिवर्स से। यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका लाइक है। लाइक का मतलब समानता। कैसा आपने देखा, किंगडम ऑफ बुक्स की जो है, किंगडम ऑफ बुक यानी बुक्स का साम्राज्य, एज वास्ट एज यानी इतना बड़ा है जितना कि आपका यूनिवर्स है। यानी अब आप बुक्स के साम्राज्य को किसकी तरह बता रहे हो भाई, हमारे यूनिवर्स की तरह बता रहे हो। यानी बुक्स की तुलना, बुक्स की जो आपके साम्राज्य है उसकी तुलना कैसे कर रहे हो, हमारे यूनिवर्स से कर रहे हो। तो जब हम ऐसा करते हैं यानी समानता बता रहे हैं, तो इसमें जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपकी स्माइल है। स्माइल, स्माइल का मतलब है तो आप किसी से क्या बता रहे हो भाई, जब आप समानता बताते हो। जैसे ये आ जाएगा आपका, ही इज एज सेम एज योर ब्रदर।
यानी क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा है ही इज एज सेम एज योर ब्रदर, यानी यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि तुम्हारा भाई हो। यानी बोला ना, ही इज एज सेम एज योर ब्रदर, यानी ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आपका भाई है। तो अब आप बताइए, ही की तुलना आप किससे कर रहे हो? बस इसके ब्रदर से कर रहे हो, यानी आप समानता ही तो बता रहे हो। जब आप समानता बता रहे हो तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ जाएगी? आपकी क्या आ जाएगी भाई? पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी, आप समानता बता रहे हो, समानता बता रहे हो, यानी आप इसकी आ जाएगी स्माइल। स्माइल का मतलब होता है लाइक, लाइक ये आपका एज डैश एज। तो ये सब समानता बताने के लिए ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो होती है आपकी स्माइल। जैसा आप इसमें देखा, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कि ही इज एज सेम एज योर ब्रदर, यानी यह ऐसा लग रहा है जैसे आपका भाई है, यानी इसकी तुलना आपके भाई की तरह हो रही है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी, समानता की हो रही है, तो यानी स्माइल आ जाएगी। ऐसे इसमें देखना, आपने बुक्स का जो साम्राज्य है कैसे बताया है, इतना बड़ा है जितना कि हमारा यूनिवर्स है। तो आपने देखा बुक्स की तुलना आप किससे कर रहे हो भाई? यूनिवर्स से कर रहे हो। तो जब हम भी तुलना करते हैं, तुलना करने के लिए उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? आपकी स्माइल होती है। क्लियर भाई? फर्स्ट वाला तो मैंने बताया, ये आपको सिर्फ किस, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस की ज्यादा नॉलेज होगी तो आप उससे कर पाएंगे, इसका लेना देना आपका उससे नहीं है। अब आपको बता, बुक्स आर यूजफुल, तो मैंने आपको बता दिया फॉर गेनिंग यूजफुल आइडियाज, याद दे सकते हो भाई। दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने बुक्स का यूज किस लिए किया था अभी। देखो ये लिखा हुआ, ये ना कि हम जो यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं? बुक का जो यूज करते हैं किस लिए करते हैं? फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ यूजफुल आइडिया, यानी बुक्स का जो यूज करते हैं यूजफुल आइडियाज के लिए करते हैं। तो आपका ही कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। बुक्स का यूज जो होता है वो आपका गेनिंग यूजफुल आइडियाज आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब बुक्स आर रिटन इन, यानी बुक्स आपकी किस में लिखी गई है? यानी कुछ लैंग्वेजेस में, या ना के बराबर लैंग्वेज में, या मोस्ट ऑफ में, या ऑल लैंग्वेजेस में। अब आपने देखा होगा हमने जो पढ़ा था रिटन लैंग्वेजेस वाला, ये लिखा कि ये लिखा बुक्स को किस में लिखा है? बुक्स आर रिटन किस में लिखा? ऑल लैंग्वेजेस, यानी बुक्स को जो लिखा गया है वो आपकी ऑल लैंग्वेजेस में लिखा गया है। आप किस में भी जाकर देख लेना, चाहे वो आपकी क्या हो भाई, आपके आपकी वो चाइनीज में बुक होगी, हिंदी में बुक होगी, इंग्लिश में बुक होगी, आपकी रशियन में बुक होगी, आपकी वो जापान कोरिया, सब लैंग्वेज में क्या होती है? आपकी डिफरेंट डिफरेंट बुक होती है। तो ये आ जाएगा आपका, तो ऑल आ जाएगा ये आपका। ऑल का मतलब यहाँ पर ये सब नहीं है, ऑल का मतलब ऑल लैंग्वेजेस है। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये वाला तो मैंने बताया था कि बुक्स का टेस्टफुल कैसा आ जाएगा आपका, कि बुक्स आपको टेस्टफुल का यहाँ पर चखने से नहीं है। तो बुक्स का यहाँ पर टेस्टफुल का मतलब ये है कि बुक्स को हम वो ऐसी कैसी जगह लगाए जहाँ उनका टेस्ट सबसे अच्छा लगता है, यानी उनका जो व्यू वो सबसे अच्छा लगता है। तो उनका व्यू आपको कहाँ लगता है भाई? बुक स्टोर एंड लाइब्रेरीज में सबसे अच्छा लगता है बुक्स का डिस्प्ले भाई। और आगे वाला तो मैंने बताया था आपको, फिफ्थ वाला, ये तो सिर्फ आपको सिनोनिम्स है कि डर्थ की मतलब होती है आपकी कमी। कमी, और डर्थ का मतलब क्या होगा? स्कार्सिटी, यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा। प्लेंटी का मतलब बहुत होता है भाई, ठीक। स्कार्सिटी का मतलब होता है आपकी कमी, तो यानी इसका इसका मीनिंग पूछा है। तो डर्थ का मतलब हो जाएगा आपका स्कार्सिटी। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? डर्थ को आप याद कर सकते हैं कि अर्थ, अर्थ पर कोई क्या होगा भाई? कोई एलिमेंट है, तो आप क्या कहने लगे कि इस एलिमेंट की अर्थ पर बहुत कमी है। कैसा राइम बना सकते हैं? मैंने बताया हुआ कि आपको सिनोनिम्स याद करने हैं। तो हमारा एक चैनल है भाई, आपको पता होगा भाई, @एरिजोना, एरिजोना अकेडमी, एरिजोना अकेडमी 4। जब आप इसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इसमें शॉर्ट वीडियोस में मैंने ये सिनोनिम्स याद करवाए हैं ट्रिक के माध्यम से। ऐसे ट्रिक है कि आपको 20 से 30 सेकंड में वे क्या हो जाएंगे, वर्ड याद हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ट्रिक से मैंने याद करवाए हैं। इसी चैनल पे भी आएगा आपको लॉन्ग वीडियो, आपका ट्रिक के माध्यम से सिनोनिम्स से हम याद करवाएंगे। तो डर्थ का मतलब कमी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं डर्थ में क्या आ रहा है? अर्थ, यानी इस अर्थ में क्या है? बहुत कमी है, तो इस अर्थ में बहुत कमी है, तो आपका आ जाएगा स्कार सिटी आ जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन बनना हो आपको एग्जाम से रिलेट, तो कमेंट करके पूछ सकता है, या आपको मैंने आपको हमारे नीचे दिए गए ईमेल पे भी क्या कर सकता है? अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकता है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो बनाकर क्या करता हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा भाई। ठीक है ना? ठीक, आपको दिक्कत किसी भी चीज की नहीं लगी है। तो इसने बोला द कॉम्प्लेक्स और केयरफुल डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, यानी उसको बताइए जो क्या करता है? आपका स्ट्रक्चर का डिजाइन करता है। ठीक है? यानी जो आप किसी भी, आप घर बनवा रहे हो तो घर घर के लिए क्या आप स्ट्रक्चर बनवाओगे कि आपको यहाँ किचन रखनी है या बाथरूम, यहाँ पर आपको
क्या रखना है, बेडरूम रखना है, यहाँ पर आपको हॉल रखना है, उन चीज का क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। तो वो स्ट्रक्चर आपका कौन बनाता है, तो वो स्ट्रक्चर जो बनाता है वो आपका आर्किटेक्चर बनाता है। कौन बनाता है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आर्किटेक्चर। ठीक है ना। आपने देखा होगा ना आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, जो आपको बड़ा सा मैप लेकर ऐसे खड़े होते हैं भाई कि यहाँ पर ये ऐसा करिए, ये वाली चीज ऐसा करिए। तो आर्किटेक्चर वही होता है जो किसी भी चीज क्या करता है भाई, आपका डिजाइन तैयार करता है, तो उसे बोलते हैं हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसने बोला एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का आ जाएगा भाई आपका, ठीक है, एक्रोफोबिया का आ जाएगा आपका, एक्रोफोबिया का आएगा हाइट से, जिसे आपका हाइट से डर लगता है भाई। हाइट से डर यानी कौन सा आ जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने बताया वाटर, जिसे वाटर से लगता है उसमें आपका क्या होगा, डिप आएगा, क्योंकि मैंने आपको याद करवाया भाई, हमारी इस पर क्या मिल जाएगा आपको। ठीक है, डी डी प्लस बी से रिलेटेड हमारा क्या है भाई, बैच है, उस पर मैंने सिनोनिम्स याद करवाया है, सिनोनिम। तो आपका है ट्रिक के माध्यम से क्या याद करें, सिनोनिम्स याद करवाए हैं। एक बार आप जाने से पहले जो आपके डी टी प्लस बी की हमने क्या प्रैक्टिस बैच है, उसमें वन वर्ड आएंगे, तो वन वर्ड को एक बार देख के जाना, मैंने सारे वन वर्ड याद करवाए हैं। क्योंकि वाटर के, जब वाटर क्या होता है, डिप आता है, तो मैंने याद करवाया टिप टिप से, यानी स्टार्टिंग में डिप आ रहा होगा, यानी पानी से डलेगा। और इंसेक्ट्स में आपका क्या आ रहा होगा भाई, इंसेक्ट आ रहा होगा भाई, यानी उसमें इंसेक्ट का मतलब आपका एंट आ रहा होगा। एंट का मतलब आंट, आंट का होता है कीड़ा मकोड़ा होता है। और डार्कनेस का मतलब NYCT होता है भाई, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में नाइट, तो नाइट से क्या होता है, नाइट कब, डार्कनेस कब आता है भाई, नाइट में। तो जिसे डार्कनेस से आपको डर लगता है। तो मेरा बताने का सिर्फ आपका इंटेंशन ये है कि आप जब नाइन्थ में, जब ये नाइन्थ वाले बच्चे देख रहे हैं, आपके 11th वाले बच्चे देख रहे हो, तो अब आप क्या करना, डी प्लस बी की जो मैंने वन वर्ड याद करवाई, ऐसे थोड़ी कि आपको डी प्लस बी का ये सिर्फ उसमें ही आएगा, कि आप उसे नाइन्थ वाले एंट्रेंस वाले नहीं दे सकते, आप सीजीएल वाले नहीं दे सकते, बैंकिंग वाले नहीं दे सकते, और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम वाले ये वन वर्ड नहीं दे सकते, ये सिर्फ डी प्लस बी के लिए बने। ये उनके लिए इसलिए है कि उनके में ज्यादा तक आते हैं। तो अब आपने देखा, तो ये वर्ड तो आपके में भी आया हुआ है, ये कैसा आ गया, और ये वर्ड भी आए हुए होंगे भाई आपके में, तो इसलिए बता रहा हूँ, आप वन वर्ड कहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर आप देख रहे हैं नीचे जाकर कि वन वर्ड है आपके डी प्लेलिस्ट में, तो वन वर्ड को एक बार देख लेना, 4 से 5 वीडियो में आपके जितने मैक्सिमम वन वर्ड हो सकते हैं वो हो जाएंगे। और सिनोनिम्स मैंने बता दिया आपको, एरिजोना पर, एरिजोना अकेडमी पर जाएंगे यार, तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, शॉर्ट वीडियो में हमने क्या याद करवाया, सिनोनिम्स याद करवाए हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। तो एक्रोफोबिया आ जाएगा आपका, एक्रोफोबिया जिसे आपको हाइट से डर लगता है। आगे देखते हैं एंड के, एंटीडोट। एंटीडोट बोलता है कि आपकी एक शॉर्ट कहानी, क्या बोलते हैं भाई, आपकी एक शॉर्ट कहानी, यानी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ठीक, एंटीडोट का मतलब है एक शॉर्ट कहानी, यानी आप किसी के बारे में कोई, किसी की घटना की कहानी बता रहे हो, कोई घटना हो गई, लेकिन उस घटना को आप क्या बता रहे हो, उस घटना को आप क्या करके बता रहे हो, छोटे करके बता दी कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, तो मैंने ही क्या एक्सीडेंट देखा। तो यानी कि अगर आपकी हुई तो कहानी तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन आपने क्या करा, उसे छोटे में बता दिया। तो ये होता है आपका एंटीडोट का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी, ये भी आपका वन वर्ड है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि जिसमें क्या होता है भाई, आपकी एनिमल्स की कोई कहानी होती है, लेकिन बाद में क्या देता, आपको मोरल दिया था। मोरल का मतलब है कि आप अपने जीवन से, इस कहानी से आपने अपने जीवन में क्या सीखा। देखा होगा ना आपने, जैसा आपकी कौन सी कहानी है भाई, आपकी कहानी बनी हुई है, आपने खरगोश कछली कहानी सुनी होगी, लेकिन इसने मोरल ऑफ द स्टोरी क्या लिखा हुआ है आदमी, एंड में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है भाई, कहानी तो किसकी है भाई, आपकी एनिमल्स की है, लेकिन इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि आपने इसमें कहानी से क्या सीखा। कि हमने ये सीखा इस कहानी से कि हमें क्या करना चाहिए, चाहे आप भले ही क्या करो भाई, थोड़ा थोड़ा काम करो, लेकिन उसे निरंतर करते रहो। ये नहीं कि आपने आज तेज काम कर दिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर तेज कर दिया, फिर आज रुक जाता हूँ, तो उस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो इस स्टोरी से ये पता लगता है कि काम भले ही छोटा करो, लेकिन क्या करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, और आपको उस बाद में सक्सेस मिल जाती है। तो ऐसी कहानी मिलती है जिसमें एनिमल्स की कहानी होती है, और जिसमें आपका एंड मोरल ऑफ द कहानी होता है, तो उसे बोलते हैं आपका मोरल ऑफ द स्टोरी। क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी का मतलब होता है कि आपको एंड, ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी आता है भैया आपका, एंड ऑफ द स्टोरी। जैसा आपने मूवी देखी, तो आप क्या करें यार, इसके एंड में मजा नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, उससे बोलते हैं क्लाइमैक्स। और कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है कि पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है, यानी इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या निकला है भाई, यानी इस कहानी में क्या क्या चीजें हैं, तो इसलिए एंटीडोट का मतलब होता है आपका शॉर्ट स्टोरी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको,
मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मैं आपको देखो भी जो आपने याद करा है उसके रिलेटेड तो आपकी उसके बेस पर आपका पेपर आता है, ना कि जो आपने याद करा है कि वही एज इट इज आपको कहाँ मिल जाएगा भाई, आपको आपके पेपर में मिल जाएगा। कि भाई लाखों पेपर देते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी कोई आपकी छोटी यूनिवर्सिटी तो है नहीं। तो इसमें आपको लाखों बच्चे क्या करते हैं भाई, आपके पेपर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, जो बुक आपके पास होगी वही दूसरे के पास होगी। नेट आपके पास है, बाकी लोगों के पास भी आपका नेट है। जितना अभी एनएससी आप होंगे उससे थोड़े ज्यादा ज्यादा या कम हुए होंगे, लेकिन नॉलेजेबल तो होगी। तो यानी मैं इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन बातों से कि आपने जो पढ़ा है उसके बेसिक पर सवाल आते हैं, ना कि जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही आता है। उसके बेसिक पर उसके बेसिक पर सवाल आते हैं, ना कि वही। तो आपने देखा मैं आपको सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ कि आपका ये वाला ऑप्शन किस लिए सही नहीं है और आपका ये वाला किस लिए सही है। क्योंकि अगर आपको याद करा हुआ नहीं आएगा तो आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके सही आंसर तक जा सकते हैं। अब आपने देखा सीनू ने पूछा ओब्लिगेशन, यानी सीनू ने पता इसका मतलब सेम मीनिंग है। तो ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मतलब होता है आपका जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। ठीक है भाई? ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उसके लिए भी हम माफी चाहेंगे भी, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम पास है तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिम्मेदारी होता है। तो डिसएग्रीमेंट तो ये मतलब होता है कि आप किसी चीज से क्या है भाई, आप एग्री नहीं करते। ठीक है, नॉट एग्री। ठीक है, नॉट एग्री। डिसएग्रीमेंट जिम्मेदारी तो ये तो नहीं आ जाएगा आपका। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, तो फ्रीडम आप कहीं भी नहीं आ जाएगा। ऑर्डर का मतलब आप किसी को क्या दे रहे हो भाई, किसी को काम बताना। ऑर्डर का मतलब किसी को काम बताना ही तो होता है। ऑर्डर देना आपको तो ये पता ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी एक चीज आ रही है आपकी डी वाले में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही मतलब होता है आपका जिम्मेदारी। आगे देखते हैं, ट्रांसिएंट। ठीक है, ट्रांसिएंट का मतलब होता है आपका टेम्परेरी। क्या होता है, टेम्परेरी। ठीक है, ट्रांसिएंट का मतलब टेम्परेरी। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब भी क्या होता है, लंबे समय तक भी। ठीक है, परपेचुअल का ही मतलब होता है भाई लगातार यानी लंबे समय तक। इटर्नल का भी मतलब क्या होता है आपका लगातार यानी लंबे समय तक। तो एक ही वर्ड आपका इम्परमानेंट, यानी बी वाला ऑप्शन। इम्परमानेंट का मतलब टेम्परेरी यानी क्षणिक समय के। आगे देखते हैं, एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब जिसका ये मीनिंग आ रहा है उसका अलग मीनिंग, उसे बोलते हैं अलग मीनिंग वाले को बोलते हैं एंटोनियम। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है जिसपे आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, एंड्योर का मतलब सबर होता है। एंड्योरेंस का मतलब सबर, ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, फिर आपका आएगा परमानेंस। इसका मतलब ये होता है आपका लगातार होता है भाई। ठीक है, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव का मतलब शायद आपका होता है काम करने वाला, शायद इसका मीनिंग देख लेना, मेरे दिमाग से निकल रहा है। ऑपरेटिव का मतलब होता है जो काम करता है। ठीक है, जो काम करता है, काम करने का। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन होता है आपका अनरिलायबिलिटी। अनरिलायबिलिटी जिसपे आप क्या नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनरिलायबल अनरिलायबिलिटी आ जाएगा जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। एंटोनियम पूछा था तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एंटोनियम ऑब्सिन। अब इसका भी अलग पूछा है ऑब्सिन। ऑब्सिन का मतलब होता है आपका असली, असली या फिर आपका गंदा, असली। तो डर्टी का मतलब गंदा, डर्टी का मतलब होता है आपका कपड़े उपड़े गंदा। ठीक है, उस सेंस में आपका गंदा आता है। ठीक है, गंदा। जबकि असली, तो ये आपका डर्टी जो आता है वो गंदा, जैसे आपके कपड़े गंदे हैं तो जो डर्टी जो आता है उस सेंस में डर्टी आता है। और ऑब्सीन जो आपका गंदा आता है वो अलग सेंस में आता है। गंदा का मतलब होता है कि इसकी सोच क्या है, बहुत गंदी है। अश्लील, अश्लील को बोलते हैं ना, यानी बहुत गंदा है। जबकि डर्टी गंदा आता है आपके कपड़े गंदे हैं आपके भाई,
आपके घर कितना गंदा पड़ा है, आपके क्या भाई, आपके क्लॉथ कितने गंदे हैं, आपके शूज कितने गंदे हैं, तो सेंस में डाटा है। होम स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, क्रूड का आप देख लेना क्या होता है। तो डिसेंट का आपका आता है एंटोनिम बताना, तो आपका डिसेंट आ जाएगा, यानी सभ्य। डिसेंट का मतलब सभ्य, जिसकी आप क्या करते हैं भाई, इज्जत करते हैं। इज्जत, ठीक है ना, जिसकी आप क्या करते हो भाई, इज्जत करते हो, यानी सभ्य आदमी हो। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल रहता हो, ज्यादा आपकी कुछ नहीं लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने बोला है ही लॉस्ट द मैच ईयर लेटर, यानी उसने मैच कहाँ खो दिया था भाई, एक साल पहले मैच हार गए थे। कि आपने देखा भाई, लॉस्ट लगाओ, पास की बात चल रही है, और वो ईयर लेटर, यानी वो एक मैच जो आपका गाना है एक साल पहले हार गए थे। अब आपने देखा, अब आप एक साल कहने चाह रहे हो, एक साल, एक साल के लिए आप क्या कहेंगे, आर्टिकल एन तो वैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो ईयर का साउंड जा रहा है वो ई से जा रहा है। ठीक है, अब आपका ईयर जो जा रहा है वो ई से जा रहा है। अब ईयर क्या देता है आपका, वोवल साउंड आता है, क्योंकि आपको पता है आपकी वोवल साउंड ए ई आई ओ यू, इससे वोवल साउंड नहीं जाते। आपका जो वोवल साउंड जाता है वो ऐसे जाता है, आ ई ई उ उ और ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया, फिर मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, वोवल साउंड जो जाता है वो आपके इन से जाते हैं भाई, ना कि आपके ए ई आई ओ से। भले ही आपको पता होगा फोर्थ फिफ्थ सिक्स में आपको यही बता दें कि वोवल आपके ए ई आई ओ से होते हैं, वो आपके वोवल होते हैं, अदरवाइज आपके वोवल नहीं होते। हमें भी यही बताया गया था। लेकिन जो आपका वोवल साउंड इन से नहीं आता, ए ई आई ओ से नहीं आता, आपका वोवल साउंड जो आता है वो ए आ ई ई उ ए से आता है। तो अब आपने देखा ई एम साउंड के साथ ई एस से आ रहा है, यानी वोवल साउंड आ रहा है, तो आपका तो दाग वैसे नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दाग जो होता है आपका किसी भी क्या पर्टिकुलर, यानी जो आपकी चीज डेफिनेट होती है, आप उसकी बात कर, आप पिछले साल की बात कर रहे हो, आप पिछले साल एक मैच हार गए थे, तो अब आप कौन से पिछले साल की बात कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रेजेंट साल पता होना चाहिए भाई। अगर आप 2014 है तो आप डेफिनेट साल की बात कर रहे हो, 2013 की बात कर रहे हो। अगर आप 2010 है तो आप 9 की बात कर रहे हो, अगर 2020 है तो आप 29 की बात कर रहे हो। तो दांत तो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका ईयर डेफिनेट नहीं है, ये आपका इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका वोवल साउंड जा रहा है। आपको क्या बचा, आपका सी वाला ऑप्शन बचा, आपको ये तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कॉमन नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं, आपका आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। क्योंकि ईयर, ये ईयर जो है यहाँ पर आप कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है आपका ए या एन आएगा। एक एक इसलिए नहीं है क्योंकि आपका साउंड वोवल जा रहा है, तो इसलिए एन आएगा, तो बन जाएगा ही लॉस्ट द मैच एन ईयर लेटर। ठीक है ना, ये फैन, यानी वह मैच जो है एक साल पहले हार गए थे। अब इसने बोला है शी डज नॉट लाइक टू प्ले डैश फुटबॉल, यानी उसे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो अब आपको पता लगा, अगर कोई भी क्या आपका स्पोर्ट्स आ जाए, स्पोर्ट्स आ जाए, या आपका स्पोर्ट्स का नियम आ जाए, तो बिफोर वी नोट यूज आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आपका ए भी यूज नहीं करते, आपका एन भी यूज नहीं करते, और आपका दा भी यूज नहीं करते। क्या बताया मैंने, मैंने आपको बताया कि आप कोई भी स्पोर्ट हो भाई, या आपका कोई भी क्या भाई स्पोर्ट्स का नेम हो, तो इनसे पहले हम क्या यूज नहीं करते भाई, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ना ही ए का, ना ही एन का, ना ही दा का। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या है भाई, फुटबॉल आया हुआ है, और फुटबॉल क्या है भाई, आपका स्पोर्ट्स का नेम है। तो स्पोर्ट्स के नेम से पहले हम क्या यूज नहीं करते, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ये आपको मैंने आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका जब कोई भी आर्ट, ना तो आपका एन आएगा, ना ही आपका दा आएगा, और आपके ना ही प्रिपरेशन आएगी, सिर्फ क्या आएगा आपका नो आर्टिकल, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, शी डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी उसे फुटबॉल खेलना क्या नहीं पसंद नहीं है। आगे देखते हैं, इसने बोला है वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय डैश करंट कोविड पैंडेमिक, यानी हम सब किससे अफेक्ट हो गए भाई, जो करंट में आपका कोविड क्या चल रहा है भाई, कोविड चल रहा है, उससे हम सब क्या कर रहे हैं भाई, इफेक्ट हो गए हैं। तो मोस्ट तो वैसे नहीं आएगा, आप पढ़ के लगा रहे वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय मोस्ट करंट कोविड 19 पैंडेमिक, तो ये तो नहीं जाएगा आपका।
एन इसलिए नहीं जाए क्योंकि आपका वोवल साउंड नहीं आ रहा है हमें। करंट में जा रहा है आपकी क्या की साउंड आ रही है, और क्या आपका वोवल नहीं होता, क्या होता है कॉन्सेंट होता है। ठीक है ना, जिसमें आपके वोवल साउंड है तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आपका एन नहीं, अब आपका ए या दा बचा। तो अब आप दा का भी यूज करते हैं, दा हम उस आर्टिकल से पहले यूज करते हैं। आपका आर्टिकल दा का जो यूज जो करते हैं उससे पहले का, जब आप चीज की डेफिनेट हो रहे थे। अब आप मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर कोविड-19 की किसी भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब आप उसकी बात कर रहे हो जो करंट में चल रहा है। यानी करंट में आपका कोविड-19 इतना भयानक, वो भयानक चल रहा है कि आप क्या हो गया, आप सब उससे क्या हो रहे हो भाई, आप इफेक्ट हो रहे हो। तो यानी अब आपने देखा, अब आप करंट की वजह से, इस करंट की वजह से जो है आपका कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो आपका डेफिनेट हो रहा है। क्योंकि अब आपने देखा, अब आप किसी भी कोविड की बात नहीं कर रहे हो कि पिछले साल जो कोविड आया था या पिछले महीने जो आपको कोविड आया था। अब आप क्या कर रहे हो, इस करंट की वजह से जो आपका कोविड-19 है वो डेफिनेट हो रहा है। कैसे डेफिनेट हो रहा है, क्योंकि अब आप जो कोविड की बात कर रहे हो वो वर्तमान में जो चल रहा है उस कोविड की बात कर रहे हो। तो आप किसी भी कोविड की बात नहीं, किसी भी साल की कोविड की बात नहीं कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, जो करंट में चल रहा है उस कोविड की बात कर रहे हो आप। यानी क्या, कोविड आपका डेफिनेट हो गया, तो आपका आर्टिकल क्या आएगा, आपका द आर्टिकल का हम यूज करेंगे। तो ये आएगा द करंट आ जाएगा। तो ये बनेगा, वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय द करंट कोविड-19 पेंडेमिक। द किस लिए है, क्योंकि आपका कोविड-19 जो है वो करंट की वजह से क्या हो रहा है, आपका बेनिफिट हो रहा है, वो आपका डेफिनेट हो रहा है। क्योंकि आप किसी भी कोविड की बात नहीं कर रहे, अब जो करंट में चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो आएगा वो आपका द आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला द डॉक्टर हैज गिवन हिम पीस ऑफ एडवाइस। तो आपको आपको पता है कि एडवाइस क्या होती है भाई, आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन होती है कौन सी भी आपकी एडवाइस, एडवाइस आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इससे पहले से पहले इसका ए या एन का यूज नहीं कर रहे। ठीक, अब आपको ये बतानी है कि मैंने सिर्फ एक राय दी है। ठीक, पहली बात तो एडवाइस क्या होती है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन होती है। जब आपकी एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होती है तो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इससे पहले आपको ए या एन का हम इधर यूज नहीं करते, और ना ही इसमें, ना ही एडवाइस में एस या ई एस को ऐड करते हैं। यानी अब आपने देखा होगा, मैंने बताया कि एडवाइस क्या होती है, आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो इससे पहले ना तो हम ए या एन का यूज करते हैं, और ना ही एडवाइस में हम एक एडवाइस दे रहे हो तो हम एडवाइस रखेंगे, एक से ज्यादा दे रहे हो तब भी हम उसमें एस या ई एस को हम क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते। चाहे आप एक एडवाइस दे लो या एक से ज्यादा एडवाइस दे लो, जो वर्ड आपका रहता है वो एडवाइस रहता है। लेकिन कभी भी अगर आपको सिंगुलर एडवाइस बताना हो, क्या बताना हो, सिंगुलर की तरह ट्रीट करना हो कि उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो आपका अपीस ऑफ आता है। अपीस ऑफ एडवाइस, यानी आपको कहनी हो कि मुझे क्या दी थी, एक राय दी थी। अगर आप एक राय कहना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपीस ऑफ लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने मुझे एडवाइस दी, चाहे वो एक दी हो चाहे एक से ज्यादा दी हो, तो वर्ड जो होता है वो आपका एडवाइस होता है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे एक एडवाइस दी, तो उस एक एडवाइस से पहले हम क्या लगाएंगे, आप पीस ऑफ लगाते हैं, या क्या भाई आपका पूरी फ्रेज है, ये एक पूरी फ्रेज है। यानी एक राय दी हो तो ये क्या था, आपका अ पीस ऑफ लगाना होगा। तो इसलिए पीस ऑफ से पहले क्या आएगा, आपका अ आएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ आपकी, आपको एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको एडवाइस को एक बताना हो कि एक राय दी हो, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, आप पीस ऑफ यूज करते हैं बस। इसमें कोई भी आर्टिकल का आपका यूज नहीं है। ठीक है, तबीयत खराब है तो बार बार साइड में जाकर हमें क्या करना पड़ रहा है, खांसना पड़ रहा है भाई। ठीक है, आप लोगों के लिए भी डेडिकेशन कर रहे हैं भाई हम भी, कि आपके लोगों का भी क्या सिलेक्शन हो जाए, आपके भी क्या हो जाए भाई, आप पे खुद से जो उठोगे। इसने बोला ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट टू गर्ल, यानी उसने
उसने चॉकलेट जो है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, उसने चॉकलेट जो है किन लोगों में बांटी, 2 गर्ल्स में बांटी। अगर आप चीज कप पे कितने बांटते हैं, 2 में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा अगर 2 के बीच में होगा तो हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई, मोर देन 2 होगा तो हम किसका यूज करेंगे भाई, अमंग का यूज करेंगे। क्या बताया मैंने बताया आपको कि अगर आपको यानी चीजें बांटनी हो, और चीजें कितने, अगर 2 लोगों में बांट रहे हो तो हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। अगर हम चीजें जो बांट रहे हैं वो आपकी 2 से ज्यादा में बांट रहे हो तो हम क्या यूज करेंगे भाई, अमंग का यूज करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप जो आपने चॉकलेट जो बांटी है और डिस्ट्रीब्यूट जो करी है वो आपने कितने लोगों में करी है भाई, आपने चॉकलेट जो बांटी है वो 2 गर्ल्स में बांटी है। अब 2 गर्ल्स में बांटी है तो आप क्या यूज करेंगे भाई, 2 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 चीजों में बिटवीन का यूज करते हैं भाई। अमंग का यूज कब करते हैं भाई, आपका 2 से ज्यादा के लिए भाई। इन बिटवीन नहीं आएगा कि भाई इनके आपकी प्रीपोजिशन है तो आपकी ये भी आपकी नहीं आएगी, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन आपकी नहीं आएगी। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या भाई, करेक्ट हो जाएगा बिटवीन। यानी उसने चॉकलेट क्या करा भाई, 2 लोगों के, 2 लड़कियों के बीच में बांट दी। यानी जब भी आपको चीजें 2 लोगों में बांटनी होगी तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। 2 से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे, आपका अमंग का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, इसने बोला ही हैज बीन स्लीपिंग डैश 5 o'clock, यानी वो कब से सो रहा है भाई, आपका 5 o'clock से सो रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपके क्या में कोई जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस दिया हुआ है आपका, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, सिंस, ये आपका 4 के बाद दिया होता है। जब आपका कॉन्टिन्यूस टाइम एक्सप्रेशन देगा तो आपका वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, आपका वो जो चेंज हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, टाइम एक्सप्रेशन सिंस या फोर के बाद दिया होता है, तो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। ऐसे ही आपका इसके साथ है। अगर आपको क्या दिया होगा भाई, अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा, ये सब मैंने कॉन्टिन्यूस में आपको पढ़ाया हुआ है, टाइम एक्सप्रेशन वाले पढ़ाया हुआ है। यानी अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा और उसके साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन हो, तो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो वो किस में चेंज हो जाता है भाई, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा ही तब जब आपका टाइम एक्सप्रेशन होगा, अगर टाइम एक्सप्रेशन नहीं है तो आपका टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन ही नहीं सकता। तो अब आपने देखा भाई, मुझे नहीं पता क्या प्रिपरेशन रहेगी, तो अब आपने देखा हैज बीन स्लीपिंग लिखा हुआ है, तो हैज बीन का मतलब क्या, प्रेजेंट में है भाई, हैज है तो प्रेजेंट में आता है भाई, और बीन लगा हुआ और है, यानी प्रेजेंट है और परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट और आपकी आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस है। ये तो होता है भाई, आपका हैज आता है भाई, हैव आता है, फिर आपकी प्लस बीन आती है, प्लस फिर क्या आता है, वर्ब भी आईएनजी फॉर्म आती है। किस में आती है, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है। तो यानी आप जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना है तो ये तभी बनेगा जब आपका यहाँ पर क्या होगा, टाइम एक्सप्रेशन होगा। और टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा, या तो आपका फोर होता है या आपका सिंस के बाद दिया होता है। तो यानी 5 o'clock क्या आपका टाइम एक्सप्रेशन है, तो इससे पहले आता फोर आएगा या सिंस आएगा। मैंने आपको सारी डिटेल बताया है, ऐसे नहीं कि मैंने आपको बताया ये फोर इसलिए आ गया इसलिए आ गया, ये नहीं बताया मैंने। पहले पूरी आपको रामबानी बताई है कि कब कॉन्टिन्यूस का परफेक्ट में चेंज होता है। वो सबके साथ है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ भी है। अगर टाइम एक्सप्रेशन होगा तो वो उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। तो मैंने देखा ये जो लगा हुआ है हैज बीन स्लीपिंग लगा हुआ है, तो ये है किसमें भाई, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हैज है प्लस बी प्लस वर्ब की आएंगे किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है।
कॉन्टिन्यूस में आती है। तो अब आपको पता लगा यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन अवश्य दिया होगा, तभी आपका ये आया है। तो ये आपको ये तो पता लगे ना, तो आपका सी आएगा ना ही आपका एट आएगा, यानी अबाउट और एट नहीं, और ना ही आपका फ्रॉम आएगा, क्योंकि आपका टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, फोर या सिंस के बाद दिया होता है। तो ना तो फ्रॉम आएगा, ना अबाउट आएगा, ना एट आएगा, तो आपको क्या आएगा, सिर्फ सिंस आएगा। ठीक है, अगर फोर दिया होगा तो मैं उस तरीके से आपको बताता हूँ। तो यानी आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो मुझे पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तभी बन सकता है जब सेंटेंस में क्या हो, आपका टाइम एक्सप्रेशन दिया हो। और टाइम एक्सप्रेशन आपका 5 o'clock दिया था, तो मैं समझ गया 5 o'clock से पहले आपको या तो फोर आएगा या आपका सिंस आएगा। तो मैंने ऑप्शन देखा, ना फोर, ना आपका फ्रॉम आएगा, ना अबाउट आएगा, ना एट आएगा, सिर्फ आपका सिंस आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है डैश द रेन वी वेंट आउट। आप कहना चाह रहे हो रेन पड़ने के बावजूद भी हम कहा जाएंगे, हम बाहर गए। ये बोला ही वेंट आउट, यानी रेन यानी बारिश होने के बाद भी हम कहा गए, हम बाहर गए थे, यानी बावजूद की सेंस आ रही है। तो हम क्या यूज करेंगे भाई, इन स्पाइट ऑफ। क्या यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। इंस्टीड का मतलब होता है बजाय। ये आपको सेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक, अगर आप चाहते हो कि आप हल्की फुल्की भी सेंस निकाल पाओ, तो इसके रिगार्डिंग भी हमने ऐप पर क्या चला, स्पोकन इंग्लिश का बैच चलाया हुआ है, जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम और आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाती है, उनकी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ पाओ इंग्लिश की। तो उसकी हमने उसी को नजर में रखकर हमने एक बैच तैयार किया है आपका स्पोकन इंग्लिश का, काफी मिनिमल कॉस्ट पर है। आप हमारे ऐप पर जाकर उसे परचेज करना। मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अगर जिस भी चीज की आपकी इंग्लिश आती है, अगर आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, तो आपसे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, जब तक आप इसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे, तो आप इसे कैसे बता पाएंगे कि ये क्या है। अब आप डैश द रेन वी वेंट डाउन, मैं कह रहा हूँ रेन होने के बावजूद हम क्या गए, बाहर गए। तो आप ये तो कहना चाह रहे हैं, हम बाहर गए थे। कब गए थे, बारिश के बाद भी, क्योंकि बारिश आई भी है, यानी बारिश के बावजूद। तो ये आ जाएगा इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा, यानी के बावजूद। ये तो क्या कहना चाह रहे हो, इन स्पाइट ऑफ, यानी बारिश के बावजूद भी हम कहा गए, हम बाहर गए थे। तो क्या इन स्पाइट ऑफ आएगा। इन केस ऑफ तो वैसे नहीं आएगा भाई, किस सेंस में आप कहना चाह रहे हो। इंस्टेड ऑफ और इसमें कंफ्यूजन, तो मैं इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, यानी बारिश के बजाय हम कहा गए भाई, आपका बाहर गए। Sorry। ठीक है, तो सेंस जो आ रही है के बावजूद आ रही है, तो के बावजूद में आएगा इन स्पाइट ऑफ आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। अब आपको देखा भी, अनु सेड दैट शी हैड टॉक टू हिम। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक एडिशनल स्लाइड लेकर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक एक आपका पैराग्राफ क्या होता है, एक पैराग्राफ का ये होता है, एक आपकी स्लाइड होती है, फिर कॉमा आता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा आता है, फिर ये आपका इन्वर्टेड कॉमा। यानी ये जो क्लोज, ये जो फर्स्ट क्लोज जो होती है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो आपकी सेकंड वाली होती है, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, हम सबऑर्डिनेट क्लोज जब आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस्म होगी भाई, पास्ट में होती है, तभी सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट में बनाते हैं। क्या बताया मैंने, मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट में है, तभी हम क्या करते हैं, तभी सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट में बनाते हैं। अगर ये आपकी पास्ट में नहीं है, तो ये आपका एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि सबऑर्डिनेट को जैसा आपने क्या लिखा है प्रेजेंट, ये आपका लिखा प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका ये किस में आ गया, पास्ट में है ये वाला, यानी ये पास्ट में है, और ये आप जब चेंज करोगे तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट में होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट में चेंज करना पड़ता है। ये पास्ट में है, तो अब ये कौन से पास्ट में जाएगी, इसके एक पास्ट और चला जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, अगर ऑलरेडी क्या दिया होगा, अगर ऑलरेडी आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक और पास्ट चला जाएगा। एक और पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा।
ठीक है, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, आप देख लेना पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर आपको क्या दिया होगा भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट दिया होगा भाई, क्या भाई फ्यूचर इंडेफिनिट है, आपका ये पास्ट में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में किस में आ जाएगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो किस में आ जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी आपका जाएगा ही पास्ट में। ठीक है ना, ठीक है, मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ जो मैंने अभी तक आपको बताया। यानी अगर आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में होती है भाई, आपकी पास्ट में होती है, तभी हम क्या करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट क्लोज को हम चेंज करते हैं। ठीक है भाई, प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज किस में होगी भाई आपकी, अगर प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट में, तभी हम इसे चेंज में करेंगे। अगर आपका पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है, यानी पास्ट में ऑलरेडी दिया है, तो पास्ट का भी एक और पास जाएगा, यानी पास्ट का भी क्या चला जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो आपका एग्जाम्पल है ना, कि अगर ये पास्ट में हो और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर क्या दिया हो भाई, आपकी जनरल ट्रूथ दिया हो, तो जनरल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करते, भले ही ये आपका पास्ट में दिया हो, लेकिन हम इसे तब चेंज नहीं करेंगे जब इसके अंदर आपका क्या दिया हो, जनरल ट्रूथ दिया हो। अब आपका ही आ गया, अब आपने लिखा भाई सेड, लिखा अनु सैड लिखा हुआ है, यानी सैड है। अब सैड आपका सैड तो सेज तो नहीं रहेगा, आपका ये वाला कर गया, अब सैड सैड इसमें गया। अब दैट की जगह क्या आ जाएगा, आपका इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा भाई, जो आपको तीन, इसमें तो आपको ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला तीनों में आपको दिया है। अब आपका सी लगा हुआ है, तो सी आपका किसकी वजह से जाएगा, आपका सब्जेक्ट की तरह जाएगा आई, तो आपका आई आ जाएगा, आई। अब आपने जाएगा हैड टॉक्ड हुआ है, यानी ये आपका हो चुका है, यानी ये किसे बना भाई, आपका पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कैसा, क्योंकि आपको दिया हेड प्लस वर्ब की क्या दिया भाई, आपको थर्ड फॉर्म दिया, ये किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में दिया है, तो आपको पता लग गया ये पास्ट परफेक्ट में तब गया होगा जब आपकी क्या होगी भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज किसमें होगी भाई, आपकी पास्ट में होगी, पास्ट भी इंडेफिनिट। ठीक है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाने के लिए आपको पता होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो आपको पता लग गया, आपका ये भी कट जाएगा, क्योंकि हैड टू ने लिखा हुआ भाई, क्योंकि जनरल ट्रूथ तो नहीं है भाई, सी हैड टॉक टू हिम आफ्टर लंच, यानी वो क्या करेगा, आपने लंच के बाद बात करेगा, तो जनरल ट्रूथ तो नहीं है आप पे, तो इसलिए आपका ये बी वाला आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका लिए सैड, तो सैड में आपके वैसे जाए, क्योंकि आपका फ्यूचर में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, आपका आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, कौन सा, बी वाला अनिस सैड, तो आपने देखा आई। अब आपने देखा भाई पास्ट परफेक्ट में गया है, तो पास्ट परफेक्ट में तभी जा सकता है जब आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगी भाई, आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आपको टॉक की क्या सेकंड फॉर्म दी है, टॉक टू हिम आफ्टर लंच। ठीक है ना, या आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ भाई, अगर किसी भी कंफ्यूजन, यानी मुझे पता लग गया भाई, वैसे पेपर सेज वाला तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सैड है। अब आपने देखा सैड लिखा हुआ है, भाई ये किस में गया भाई, पास्ट परफेक्ट में गया है, और ये आपका क्या है, फ्यूचर लगा हुआ है, तो फ्यूचर में नहीं जाएगा आपका। अब आपका ये हेड है और ये भी हेड है, यानी दोनों सेंटेंस सेम है, तो आपका ये भी नहीं जाएगा, आपका एक ही ऑप्शन बचा। यानी अगर आप इसे डायरेक्ट डायरेक्ट में चेंज करोगे, तो आप कैसे करोगे भाई, इसकी जगह दैट लगाओगे, आपने दैट लगा दिया, इसे आप किसकी जगह करोगे, अनु की जगह, और अनु क्या है आपकी सी है, तो इसलिए सी आ गया। अब आपने देखा, जब ये पास्ट है, जब पास्ट को हमने क्या करना है, चेंज करना हो, तो किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए हेड आएगा, फिर वर्ब भी थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इनटू डायरेक्ट, अब इसे डायरेक्ट में चेंज करना है भाई, देखो द मिनिस्टर ऑर्डर, अब ऑर्डर आ जाएगा, तो अब आप देखो ये वाला पहले किसमें, आपका पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। ये आपको पता है वर्ब ऑर्डर में क्या लगा हुआ है, एस एस लगा हुआ है, एस या ई एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस किस में लगता है भाई, आपका प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो जब मैंने बताया था आपको कि जब आपकी प्रिंसिपल क्लोज किस में नहीं है, पास्ट में नहीं है, तो आगे वाले क्लोज को हम चेंज ही नहीं करेंगे, मैंने यही तो बताया अभी आपको, कि अगर ये क्या होती है, जो आगे वाली लिखी होती है कि इन्वर्टेड कॉमेट से पहले, अगर ये आपकी पास्ट में होगी, वही लिखा हुआ है ना, कि यही अगर आपकी पास्ट में है, तो तभी हम किसे चेंज करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट में चेंज करते हैं, अदरवाइज अगर वो पास्ट में नहीं है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज
यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई होती है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एज इट इज उसे लिख देंगे। तो अब आपको बताया था मिनिस्टर ऑर्डर्स आएगा, तो हैज ऑर्डर्स तो नहीं आएगा क्योंकि हैज नहीं लिखा वहां पर। बी वाला मिनिस्टर ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं आएगी, ऑर्डर्स है भाई, तो ये वाला भी कट जाएगा आपको। द मिनिस्टर ऑर्डर्स ये आ सकता है। अब आपका हेड ऑर्डर नहीं आया क्योंकि चेंज नहीं करना, आपका ये भी correct हो जाएगा। तो यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। आपने द मिनिस्टर ऑर्डर्स रहेगा, आपकी ये इन्वर्टेड कॉमा हट करके आ जाएगा भाई, आपका दैट आ जाएगा, और आपका बाकी का सेंटेंस आपका ऐसे ही रहेगा। द लॉकडाउन विल कंटिन्यू, द लॉकडाउन विल कंटिन्यू अंटिल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब आपके प्रिंसिपल क्लोज पास में नहीं है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास में चेंज नहीं होगी। आगे देखते हैं। ठीक है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। किसमें? पैसिव में। पैसिव में चेंज करने को आपको पता होगा, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है जब आप किसमें आते हैं? पैसिव में बनाते हैं। तो अब आपने देखा पीपल आपकी क्या भी सब्जेक्ट आ जाएगा, ये वर्ब आ रही है, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? अदर पार्ट हो जाएगा, यानी रिमेनिंग पार्ट। तो यानी आपको लग रहा है पीपल स्पीक इंग्लिश इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया क्या बोलती है? आपकी इंग्लिश बोलती है। ठीक है, तो अब आपको पता है इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और पीपल आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश जब सब्जेक्ट बनेगा सब में इंग्लिश है। अब आपको पता होगा कि अगर क्या दिया भाई, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की क्या हो भाई फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या लगा होगा? एस लगा हुआ हो या आपका ई एस लगा हुआ हो। तो जब हम इसे किसे बनाते हैं? पैसिव में बनाते हैं। पैसिव में बनाने के लिए आता है इज आएगा आपका, या आर आएगा, या आपका एम आएगा, और प्लस क्या आती है आपकी पे थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना? ठीक है, ये मैंने बताया अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे दिया हो, तो पैसिव में बनाते वक्त हम इज आर एम या वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ क्या दिया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है स्पीक, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, पीपल बहुत सारे हैं, तो इसलिए आपका ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो आपको पता होगा ये किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यानी अब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका इज आर एम या थर्ड फॉर्म जाएगी, तो आपका हैज नहीं जाएगा भाई, आपकी इज आ सकती है, और इज आ गई भाई आपकी इज, ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपको स्पोकन लगा हुआ है तो ये ठीक हो सकता है। प्रेफर्ड कहीं नहीं है तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और आपका ये वाला भी। तो ये आएगा भाई इज दिया हुआ है, इसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म दी है, तो आपका ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी। इसने बोला है हाँ, ये भी आपको किसमें चेंज करना होगा? ये भी आपको पैसिव में चेंज करना होगा। पैसिव में, एक्टिव में, ये आपको एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव में। ठीक है, एक्टिव में। तो एक्टिव में चेंज करना हो या पैसिव में, तो आपको पता है सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। यानी अब हर आएगा, अब हर का सब्जेक्ट क्या होगा? वैसे ही होगा, क्योंकि हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है। जब हर को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हर का भी सब्जेक्टिव केस यूज करोगे, और हर का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आपका क्या होता है? सी होता है। ठीक है, तो इसलिए सी आ जाएगा। तो आपका दे नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत। अब सी बचा, सी बचा, सी बचा। तो अब विल भी गया, विल भी थर्ड फॉर्म। तो अब आपको पता है अगर आपको क्या दिया, विल दिया होगा या आपका सेल दिया हो। ठीक, अगर आपको किस में चेंज करना हो भाई, ये एक्टिव में होता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो कितना आएगा भाई? विल आएगा, शेल आएगा, प्लस बी आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये पैसिव में होता है, यानी पैसिव में आपको दिया है विल भी सर्व दिया है, यानी अब आपको ये दिया है, लेकिन हमें क्या करना है? पैसिव से एक्टिव में जाना है, यानी अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है। तो यानी अब आपको पता लग गया विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। तो विल क्या होगा? विल भी नहीं आएगा आपका, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। वुड भी नहीं आएगा आपका, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। आपको क्या बचा? विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया सर की, तो यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी। अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। सी डिड नोट, अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें आपका नोट नहीं होता।
अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या नहीं होता, आपका नोट नहीं होता। ये आपकी सेंस बोले तो सेंस आपकी सेंस आपकी पॉजिटिव होती है, यानी नेगेटिव सेंस नहीं होती। तो अब आपने देखा इसमें नोट लगा हुआ था, तो नोट हटाना है, यानी कहने का मतलब आपका ये है। अब ये आपका डिड है, डिड का मतलब ये क्या आपका पास्ट में है। अब पास्ट का विदाउट में क्या जाएगा, सिर्फ वर्ब की आ जाएगी पॉजिटिव सेंस में। अगर आपको पास्ट का पॉजिटिव सेंस बनाना हो तो क्या जाएगा, सिर्फ वर्ब की क्या जाती है भाई, आपकी सेकंड फॉर्म जाती है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, आपकी लिव है, यानी लिव की सेकंड फॉर्म जाएगी लिव। ठीक है, तो आपकी हैड भी नहीं जाएगी भाई, नहीं आपकी हैज जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं जाएगी भाई, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट और ये आपका पास्ट परफेक्ट है, जबकि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। अब लिव्ड लिव्ड इसमें जा रही है। तो अब आपने देखा, तो ये जाएगा सी लिव्ड ओनली अ फ्यू ईयर्स इन लंदन। ये मैनी ईयर्स का मतलब फ्यू कह रहे हैं, नहीं काफी कम समय के लिए रहे हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया, सेकंड वाला क्या है भाई, आपका करेक्ट हो जाएगा, सी लिव्ड इन ओनली फ्यू ईयर्स। क्योंकि आपको पता है जब हमको पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, डिड प्लस नोट का यूज करते हैं। अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और यहाँ पर वर्ब क्या है, आपकी लिव है, तो लिव सेकंड फॉर्म भी है कि लिव। और आप काफी समय के लिए बात कर रहे हैं तो आफ यू आएगा। ठीक है ना, तो आफ यू इन लंदन। आगे देखते हैं अभी। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आपको पता है आपके इंग्लिश सेक्शन में जो आते हैं 25 नंबर की क्वेश्चन आता है। 25 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 नंबर की मैथ आती है, 25 नंबर की मैथ आती है, और 25 नंबर का सोशल साइंस होता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है, मार्किंग नहीं होती है। अब ये बोला ये किसमें चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जो आपका किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। यानी क्या बताया मैंने, कि वह सेंटेंस जो आपके किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब आपने देखा जॉन लव्स लगा हुआ है, जॉन लव्स टू हैव कॉफी, यानी जॉन लव्स किसे पसंद करता है, आपको कॉफी को पसंद करता है मिल्टन में। तो आपका वाट नहीं जाएगा भाई, आपका हो नहीं जाएगा। अब आपका डू ये डज में जाएगा। अब आप देखो भाई, यहाँ पर वर्ब क्या लगी भाई, आपकी लव लगी है। लव का मतलब क्या लगा भाई, एस या ई एस है। वर्ब में आपका एस या ई एस है, और वर्ब में जब एस या एस के लगाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है भाई, आपका सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो जाए भाई, तो हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने बताया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तब हम एस ए एस को ऐड करते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यानी ये वाले दोनों ऑप्शन तो आप कट गए। तो अब आपने देखा, जब आपने क्या करा, जोन लव्स आएगा, तो जोन लव्स वाला भी आपका ये क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसकी जो ऐसा आपकी वर्ब की जो ऐसा है वो किस में ऐड हो जाएगी, आपकी डू डज में ऐड हो जाती है। क्योंकि जब आप क्या बनाते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, या आप क्या बनाओ, या आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो हम किसका यूज करते हैं, मैं आपका डू या डज का यूज करते हैं। डू कब आती है, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, डू का। जब आपका क्या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा, अब जोन है भाई, जोन क्या है भाई, आपका सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे भाई, चाहे आप इंटरगेटिव बना रहे हो, इंटरगेटिव या नेगेटिव बना रहे हो, तो हम किसका डू या डज का यूज करते हैं प्रेजेंट में। आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू का यूज करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज का यूज करते हैं। अब आपका सब्जेक्ट क्या था भाई, जोन था, सिंगुलर था, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, आप डज का यूज करेंगे। तो डज जोन लव टू हैव कॉफी इन विंटर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटरगेटिव सेंटेंस भी होते हैं जो आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी 2022 में या 2021 में जितने भी क्या है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको इनसे रिलेटेड सिर्फ आपके एग्जाम आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आता, इनके बेसिक पर आएगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है इन्हीं से करनी है। और मैं इनकी क्या कर रहा हूँ भाई, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप इन्हें क्या करिए भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एक बार जरूर। ठीक है ना,
और दूसरी बात, मैंने आपको बताया वन वर्ड जो याद करने हैं, मैंने टेडी प्लस भी किया, अपने क्लासेस में आपको प्रैक्टिस सेशन बताए हैं। जो वन वर्ड की आपकी वीडियोस होगी 3 से 4, उन्हें एक बार देख लेना, उससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि मैंने वो शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करवाए हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको भाई नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उस के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।